नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। आज का जो दोस्तों ये वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, क्योंकि सिलेबस जो है वो जारी हो चुका है और जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ठीक है, आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें कौन कौन से सब जो चैप्टर्स आने हैं सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिलेबस में कौन कौन सा रिड्यूस हुआ है बता भी चुका हूँ। जो आना है उससे रिलेटेड हम NCERT बुक से चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज, ठीक है, हर एक्सरसाइज से हम पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को उस पर कमेंट करके या जैसे भी डिस्क्रिप्शन पे आपको ग्रुप्स दिए जाएंगे, लिंक दी जाएंगी, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम ऐप हो गया, आप उस पर जाकर या मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। और जो जेन्युइन आपकी समस्याएं होंगी वो सॉल्व करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि ये डाउट सारे बच्चों के पास आ रहा है तो मैं उसको क्लियर एक वीडियो के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले तो टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए है। उसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा और वो भी NCERT बुक से, ठीक है। चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर आपका 3rd, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3rd, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका चैप्टर नेम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दो चर वाले, ठीक, दो चर राशियां दी जाएंगी और रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम जान लेते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है। जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, रैखिक जो समीकरण होता है वो हमारा AX + BY + C = 0 इसके रूप में लिखा होता है, ठीक है। जहाँ A + B कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। A + B एक साथ बोल दें तो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हो गया तो वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। A की जगह कोई वैल्यू दी जाएगी, B की जगह कोई वैल्यू दी जाएगी, C की जगह भी वैल्यू होगी, लेकिन वो होती है अचर राशि, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसीलिए उसने कहा है चर राशि होती है। कौन सी? चर राशि होती है। उसने कहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर साथ में दिए जाएंगे, इसके x और y वाले। ये अचर राशि होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है अचर राशि। मैं फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये होती है अचर राशि और ये जो होती है हमारी x और y, ये होती है चर राशियाँ, ठीक है। तो ये दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी आपको जानकारी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर चीज़ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे रूल्स भी हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज सारी चीज़ें बताता चलूँगा, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा समीकरण होता है वो AX + BY + C = 0 के रूप में लिखा होता है। अगर इस तरीके का कोई हमें इक्वेशन, कोई समीकरण मिल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कौन सा रैखिक समीकरण युग्म है। तो देखिए, हम जो बुक पढ़ा रहे हैं वो हमारी ये बुक है, ठीक है। इस बुक का हम आपको चैप्टर नंबर 3rd, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, चैप्टर नंबर 3rd, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस पे एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। और जो 3.1 है इसमें कह रहा है कि क्या करना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। तो पहले इसमें थोड़ा समझ लीजिए, इनको क्या करना है, ग्राफीय रूप से निरूपित करना है, ठीक है। क्या करना है भैया? ग्राफीय रूप से निरूपित करना है। मतलब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी भी पद में आ सकती है। मान लो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो होगा AX = सारा कुछ उधर चला जाएगा, तो माइनस का BY माइनस का C, और x = निकालना है तो माइनस का BY माइनस का C अपॉन A, ये इक्वेशन मिलेगी, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू
मतलब हम y की वैल्यू मानते जाएंगे और x की वैल्यू हमें यहाँ से निकलती जाएगी। क्यों भाई, यही तो होगा। हम यहाँ y की वैल्यू 1 मानते हैं, 1 मानेंगे तो माइनस का b माइनस सी अपॉन है, ये y की वैल्यू x की वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कौन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, उसका कहने का मतलब ये है कि 7 वर्ष पूर्व जो था वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए सबसे पहले तो हम उनकी वर्तमान स्थिति निकाल लेते हैं, मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। अब उसकी पुत्री की, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु वो हो जाएगी y वर्ष। 2 चर राशियां लेनी हमको, 2 चर है ना, अलग एक ही नहीं लेना है, 2 चर लेने हैं। अब इसमें उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, सबसे पहले उसने बात की है 7 वर्ष पूर्व, ये कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 वर्ष पूर्व, यानी अगर हम 7 वर्ष पूर्व निकालें आयु, तो आफताब की क्या आयु हो जाएगी, आफताब की आयु हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान में x है, मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्तमान में 40 साल का है, तो 7 वर्ष पहले कितने का होगा, जाहिर सी बात है 40 में 7 घटा देंगे, हमको 33 मिल जाएगा। ठीक है, यही यहाँ भी करना है। वर्तमान में x वर्ष का है, 7 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो x माइनस 7 वर्ष, और यही बात आएगी उसकी पुत्री में। तो पुत्री जो है उसकी भी जो आयु होगी 7 वर्ष पहले, वो भी हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी सबको। इसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आयु इनकी तब बराबर होगी। तो देखिए कब बराबर होगी इनकी आयु, चूंकि हमें इक्वेशन बनानी, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक 3 वर्ष वाले से बनेगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। अब जो मांगेगा वो हम उस पर यूज़ करते जाएं। देखिए कह रहा है कि अब से, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, आफताब। आफताब 7 गुनी आयु का था, कब, 7 वर्ष पहले। तो 7 गुनी आयु का था, मतलब अगर हम 7 का इसमें भाग दे दें तो बराबर हो जाएगा, या इसमें 7 का गुणा करा दें। जैसे कोई चीज़ 500 ग्राम की है, कोई 1 किलो की है, दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, या तो 500 ग्राम इससे हटा दें और या फिर 500 ग्राम इसमें जोड़ दें, तो 1-1 किलो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम इसमें ये कंडीशन है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ये 7 गुनी आयु का था, ऑलरेडी था। ठीक है, जब 7 गुनी आयु का था तो अब इसको हमें बराबर लाना है इसके, तो कब बराबर आएंगे, या तो 7 गुना हम इसमें कर दें उसकी पुत्री में, या इसमें 7 से भाग कर दें, बात वही रहनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 से इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7, 49 इधर आपका प्लस का आ जाएगा और माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x, y वाला साथ में लिख लो, 49 में 7 घटेगा तो 42 बचेगा बराबर 0। ये हमको एक समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक सारी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब इसी में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है, अब वो 3 वर्ष बाद है, लेकिन जब बात कर रहा है वो, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में था और वर्तमान से पहले की, मतलब पास्ट की बात कर रहा था, फ्यूचर की कर रहा है। तो वर्तमान में ही सारा काम करना है, जो करना है, जो पीछे जाएंगे तो भी वर्तमान से ही पीछे जाएंगे, आगे अगर आएंगे भविष्य में तब भी वर्तमान से ही भविष्य में जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो देखते हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु हो जाएगी
ठीक है, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान में x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद 3 और जोड़ जाएंगे, x + 3 वर्ष हो जाएगा। वही उसकी पुत्री पर डिपेंड करेगा, तो उसकी जो आयु होगी वो y + 3 हो जाएगी, इतने वर्ष की। ठीक है, समझ में आ रहा हो। फिर उसने एक और इसमें कंडीशन दी है, तो अब हम फिर करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो आफताब है वो कह रहा है भाई बराबर करना है हमको, तो आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 गुनी आयु का ये रहेगा कब? 3 वर्ष बाद। तो 3 गुनी आयु का रहेगा, बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा इस पे करा देंगे, बराबर हो गया। ये तो ऑलरेडी 3 गुना था, इसमें हमने और 3 का गुणा करा दिया, तो पुत्री और इनकी दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो देखिए अब हमको बराबर करना था, हमने बराबर कर दिया। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3y + का 9 इधर ले आएंगे तो x - 3y, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 - 9 = 0, यानी हमारा हो जाएगा x - 3y - 6 = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 मिल गई, सेकेंड। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जब ये इक्वेशन हमें मिल गई, अब हम जरा इसको साफ कर दे रहे हैं, आगे चूँकि बताना भी पड़ेगा। तो देखिए फिर हम आ जाएंगे अभी क्वेश्चन में, पर ये दोनों इक्वेशन को बना रखेंगे केवल। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या मिल गया हमको? 2 इक्वेशंस मिल गई हमको। ठीक, x - 7y 42 = 0, x - 3y = 0। एक ये, एक ये, 2 इक्वेशंस हमको मिल गई। अब इनको कह रहा है, तो देखो एक काम हमारा हो गया। वो काम क्या था कि उसने कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में निरूपित कीजिए। हमने क्या किया? बीजगणितीय रूप में तो इनको निरूपित कर दिया। अब करना है किसमें? ग्राफी में, तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब देखो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? जो समीकरण 1 और 2 मिले हैं, तो हम सबसे पहले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से x - 7y + का 42 = 0। तो x, हमें x की वैल्यू निकालनी, सबको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो बराबर ये 7y प्लस का हो जाएगा और माइनस का 42, ये निकल आएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, या रहने देते हैं, कुछ नहीं मानते। ये हमें जो x की वैल्यू मिल गई वो ये मिल गई। ठीक, किससे? समीकरण 1 से। अब जरा सा आते हैं इधर समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से देखते हैं। 2 से निकालेंगे तो x - 3y - 6 = 0, यानी यहाँ भी x = हो जाएगा 3y + का 6। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब देखिए पहले समीकरण 1, हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ इस पर बनेगा कार्तीय तल पर। ठीक है, ये देखिए। ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो अभी इस पर नंबरिंग हम अपने हिसाब से भी करेंगे। थोड़ा रुक जाइए, अभी देखते हैं, ग्राफीय निरूपण बाद में करते हैं, पहले इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये कर लेते हैं कि अब देखिए हमको यहाँ पर x, मतलब यहाँ पर अब हमें क्या करना है? अपने मन से कुछ वैल्यूज़ माननी है। जब वैल्यू मानेंगे तो हमको वहाँ पर बिंदु मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे देखते हैं। तो x का मान निकलेगा, पहले हम क्या करें? y = ठीक है, y, और इधर हम x लिख लेते हैं। x बराबर है 7y - का 42। ये 2 बिंदु ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही यहाँ भी ले लेंगे। तो अभी करते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन एक को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अब इस पर करना क्या है, हमें मानना है। क्या मानना है? ठीक, तो ऐसा कुछ मानेंगे जैसे 1 2 3 मानते हैं। 1 2 3 भी तुम लोग मान सकते हो, बना सकते हो, बनेगा।
ठीक है। लेकिन 1 2 3 ना मान के हमें ऐसा मानना होता है कि 42 के इर्द गिर्द रहे। इर्द गिर्द का मतलब 42 के आसपास ही रहे, ठीक, मतलब 7 का मल्टीप्लाई कराएं उस पर तो 42 के आसपास आना चाहिए। जैसे हम अगर ले लें 6 ले लें, 7 छंग 42, 42 माइनस 42 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और 5 ले लें तो 5 7 35 और माइनस का 7 रहेगा। 7 ले लेंगे, 7 7 49, 49 में 42 घटेगा 7 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना y बराबर 5 6 7 रखने पर, ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। y का मान हम 5 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 5। जब y का मान 5 रखेंगे किस पे, इस पे रखेंगे, तो देखिए अगर हम y का मान यहाँ देखते हैं, y का मान मान लेते हैं x, ये x बराबर दिया है 7y माइनस का 42, y का मान रखना है 5 माइनस 42, तो 5 7 35 माइनस 42 यानी माइनस का 7 आ जाएगा। अब समझ गए होंगे कि हमको ये वैल्यू रखनी है तो कहाँ रखनी है, इस समीकरण में रखनी है। y का मान जो मानेंगे वो मान हमको यहाँ रखना है। तो देखो y हमने क्या किया, 5 माना तो माइनस का 7 आया, 6 मानेंगे तो 7 छंग 42 माइनस 42 0 आएगा। और अगर हम 7 मानते हैं, 7 7 49, 49 में 42 घटेगा तब भी क्या आएगा 7 आएगा। मतलब हमको इस समीकरण से जो पॉइंट मिल गए x, y के रूप में अगर लिखेंगे, जो पॉइंट होते हैं x, y के रूप में लिखे जाते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं -7, 5, दूसरा 0, 6, तीसरा 7, 7, ये 3 पॉइंट मिले, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, क्यों भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर भी लाएंगे। अब जब यहाँ भी लाएंगे तो देखिए कहाँ बनाते हैं इसको हम, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम कंडीशन यहीं पर यहाँ लानी है। देखिए इसको थोड़ा सा ये यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमने y किया, यहाँ x कर दिया, तो x इज इक्वल टू दिया है 3y प्लस का 6, ये हमने ले लिया। ये ठीक है। अब देखिए अभी जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक, बिल्कुल सेम कंडीशंस हमें वहाँ भी अपनानी है। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है कि हमने क्या किया था, यहाँ चूंकि 42 था, 42 में घटाना और जोड़ना था, उसी प्रकार हम यहाँ भी मानेंगे कि हमारा इसी के आसपास आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं, हमने मान लिया y बराबर, एक बार माइनस a मान लेंगे, -2 -3, ठीक। यहाँ लिख लेंगे माना y बराबर -1 -2 -3 रखने पर, ठीक है। देखिए -1 रखेंगे तो माइनस का 3, x इसमें रखना है, देखते हैं फिर से आते, इधर आते हैं। x बराबर दिया है 3y प्लस का 6, 3 × -1 प्लस का 6 यानी -3 प्लस का 6, घटाएंगे तो आएगा 3, मतलब -1 रख रहे हैं 3 आ रहा है, -2 रखेंगे 3 दूनी 6, माइनस से 0 आ जाएगा, -3 रखेंगे 9, 9 में 6 घटेगा तो -3 आएगा। समझ में आया, इज दैट क्लियर, क्यों भाई, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या करेंगे, अब जब इतना हमको मिल गया, यहाँ से भी हमको पॉइंट मिल गया, वो क्या मिल गए, जब हम लिखेंगे तो x, y के रूप में लिखते हैं, यानी हमको मिल गया 3, -1, 0, -2, -3, -3, इस तरीके का, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक। अब चूंकि बात आती है, अब आती बात इधर, ठीक। अब देखिए इस पर हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष होता है, सभी को मालूम है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर 0 यहाँ आपका होता है, ठीक है। 0 भाई मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु हमारा कहाँ पर होता है, वहीं होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, वही क्रिया यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
इस तरीके का कुछ, ठीक है। वही यहाँ भी आएगा तो माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस का 7, ठीक है। माइनस में है सारे, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, ठीक है। चूँकि मैं नाप के नहीं लिख रहा हूँ, कोई स्केल से नहीं बना रहा हूँ, जैसा बनना है देख लीजिए, छोटे बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना आप लोग सही से पटरी से बनाएंगे तो सही से बनाइएगा। देखिए अब देखिए पहले इक्वेशन लेते हैं हम, ठीक है। पहले इक्वेशन से क्या निकला है हमको, -7, 5 पहुँचते हैं कहाँ है, -7 यानी एक्स अक्ष में -7 चलना है, एक्स अक्ष में -7 चले, वाई अक्ष में 5 चलना है तो वाई अक्ष में 5 चले, 5 चलेंगे तो यहाँ कहीं पर आएगा, लिख दिया -7, 5, 0,6, 0 एक्स अक्ष में 0 यानी चला ही नहीं है, यहाँ 6 पर चला है, लिख दिया 0,6। फिर 7,7 ये बात आती है इधर, 7 एक्स अक्ष में 7 और वाई अक्ष में 7,7 यहाँ पर, ठीक, 7,7। इसको हम ऐसे करके मिला दें, आप लोग बनाएंगे तो सीधा बनेगा, ये बी हो गया और ये सी हो, ठीक है। ग्राफ की कुछ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसको किस तरीके से रखा है। क्यों भाई, किसी को कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सारा कुछ क्लियर होता चल रहा है। तो देखिए अब सेकंड इक्वेशन की बात आती है। सेकंड इक्वेशन तो 3, -1 यानी 3 एक्स अक्ष में चला है, -1 चला है वाई अक्ष में, तो वो यहाँ चूँकि -1 हमने यहाँ रखा है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये हो जाएगा 3, -1, 0, -2, तो 0 यहाँ चला ही नहीं है, यहाँ चला है तो ये हो जाएगा 0, -2, -3, तो -3, -3 है ना, -3, -3 ये इस जगह पर आएगा, -3, -3 ये हमारा डी बिंदु हो गया, मान लो ये ई हो गया और ये एफ हो गया, मिलाया हमने इसको इस तरीके से, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा और आगे निकाल सकते हैं, ये इस तरीके से मिलेगा जाके, ठीक है। ये हमारा जो है ये हो गया ग्राफ निरूपण, ठीक है। तो हम अब आपको जो भी क्वेश्चंस बताएंगे ध्यान रखिएगा। अब आपको हम चूँकि बार बार ग्राफ नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगता है उस पर, ठीक है। अगर आपको कोई किसी ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है वो आप हमको कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको वो ग्राफ बता सकता हूँ, ठीक। लेकिन अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल हम यहाँ इक्वेशंस तक देखेंगे, ठीक है। जो इक्वेशंस बनती हैं यहाँ तक देखेंगे और बाकी ग्राफ का कार्यक्रम जो होगा वो आपको करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे सीरियल से एक्सरसाइज वाइज कराया जाएगा और अभी इसी में 12th की भी मैथ स्टार्ट हो जाएगी और फर्स्ट ईयर और 9th की भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग केवल लाइक करते रहिए और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी हम न्यू अपडेट्स देंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा, ठीक है। बगल में एक देखिएगा बेल घंटी के आकार का बना होगा, उसको आप दबा लीजिए। और आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे। प्ले लिस्ट से आपको सीधे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में सारी मिल जाएंगी। क्लास 10th अलग से पढ़ा हुआ होगा, उस क्लास 10th में जब आप जाएंगे क्लास 10th से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उसका थंबनेल ऊपर होगा, उस थंबनेल में सारा कुछ लिखा होगा कि किस कौन से क्लास की कौन सा पार्ट है, कौन सा एक्सरसाइज है, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं और ये आगे पढ़ भी रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन हैं तो आज के लिए केवल इतना ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि मान लेते हैं, माना, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने में खरीदी? 3900 रुपये में, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि जो एक बल्ला है, एक बल्ले का मूल मान लेंगे, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए, ठीक। अब आते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार,
ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है कि 3900 रुपये में टोटल पैसा उसका कितना खर्च हुआ, 3900। बल्ले कितने लिए, 3, और गेंदे कितने लिए, 6 गेंदे, ठीक है। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे उसने खरीदी। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, 3 बल्ले खरीदी जबकि एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का कितना होगा, 3x। तो लिख लेंगे 3 बल्ले 6 गेंदे, तो एक गेंद का y रुपये, 6 गेंद का 6y। अब कन्फ्यूजन का हो रहा है कुछ बच्चों को, तो ध्यान दीजिए, एक पेन हमारा कितने का होता है, मान लो 5 का, ठीक है। एक पेन हमने 5 रुपए का है खरीदा, अब हमें 3 पेन खरीदने, तो कितने, चूँकि 5 है तो आपको बहुत जल्दी बता देंगे 15 रुपये। कैसे, मल्टीप्लाई कराया है। सेम कंडीशन यहाँ भी आती कि एक, अब यहाँ अंक नहीं दिया है तो क्या हुआ, लेकिन बात तो वही करनी, मल्टीप्लाई यहाँ भी करना। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य दिया x रुपये, एक बल्ला x रुपये मिलता है, तो 3 बल्ले, तो 3 इंटू एक्स यानी 3x। ऐसे एक गेंद y रुपये में मिलती, तो 3 गेंदे या 6 गेंदे, 6 इंटू वाई यानी 6y। टोटल पैसा उसका जो खर्च हुआ इन दोनों को लेने में, चूंकि हमकी इनकी वैल्यू नहीं पता है, जब इनका वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा 3900 पहुँचेगा। कितना उसने, जो कोच ने खर्च किया रुपए, वो 3900 रुपये खर्च किया, और ये हमारी बन गई अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात आती है सेकंड, जो उसने कहा फिर से, ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक और बल्ला खरीदा है, एक और बल्ला मतलब अभी इनकी बात हो चुकी है, इसमें अब एक नहीं जोड़ना है कि 4 बल्ले हो गए, एक और बल्ला उसने खरीद लिया, तो एक बल्ला तो x का ही है, x हो गया। इसके बाद 3 उसने गेंदें खरीदी, तो 3 गेंदें, एक गेंद 3 रुपये की है, तो 3, सॉरी एक गेंद y रुपये की है, तो 3 गेंदें 3 इंटू वाई यानी 3y, बराबर उसके रुपए खर्च हुए 1300। 1300 रुपये उसने क्या किए, खर्च किए। अब कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम बीजगणित में व्यक्त करे दे रहे हैं, ज्यामितीय का मतलब वही ग्राफी, उसमें आप व्यक्त करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत डीपली समझा दिया गया है, आ जाएगा। तो देखिए, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस इक्वेशंस बन गई, अब आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे ही वैल्यू मानते चलनी है तो सॉल्व कर लेना है। बस भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा। आप लास्ट में नीचे जो है, तो चूंकि इसमें x और y की वैल्यू निकालने को उसने नहीं कहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए। अगर वैल्यू निकालने को कहता तो हमें सॉल्व करना पड़ता, वैल्यू निकालनी नहीं है तो वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल क्या करना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ में निरूपित कर देना है। बस इतना उसने क्वेश्चन में जितना कहे हमें उतना करना है, अदर कुछ नहीं सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिएगा, और ये ना सोचिए कि हम तुरंत बता रहे हैं, तुरंत साफ कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। मौका आपके पास है, क्योंकि आप जो हाथ में मोबाइल चला रहे हैं, जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर ये सुविधा दी गई है कि या तो आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसको पॉज करके चाहे जितनी बार देख सकते हैं, रिपीट कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया है, थर्ड नंबर कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में दर्शाइए। सबसे पहले हमें सेब और अंगूर की कीमत पता होनी चाहिए कि 1 किलो सेब कितने का और 1 किलो अंगूर कितने का है। तो मानते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये, ठीक है। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त जो है हमारी वो ये है कि पहली शर्त में वो कह रहा है कि 2 किलो सेब थे, तो 1 किलो सेब x के, तो 2 किलो अभी बताया हमने, ठीक है। तो 2x, 2 किलो सेब, और साथ में एक और क्या खरीदा है, एक जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं 1 इंटू वाई करेंगे तो केवल y आएगा। पैसे उसके खर्च हुए 300 रुपये, ठीक है। नहीं 160 सेकेंड इक्वेशन में 160, ठीक है 100। अब ध्यान दीजिए प्लस क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति किसी दुकान में गया, उसने कहा है कि भैया 2 किलो सेब दे दीजिए,
मान लो 40 रुपये किलो, 80 रुपये हो गए 2 किलो सेब के। 1 किलो उसने कहा कि दे दीजिए हमको अंगूर दे दीजिए, ठीक है, 60 रुपये किलो अंगूर थे। तो 80 और 60 टोटल पैसे उसने कितने पे किए? 140। क्यों भाई? तो टोटल पैसे देगा ना कि पहले अनार का दे के चला आएगा, या सेब का दे के चला आएगा, अंगूर का देगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो वही है, टोटल उसने 160 रुपये दिए हैं, उनमें इनबिल्ड क्या किया है, वो 2 किलो सेब ले रहा है और 1 किलो अंगूर ले रहा है। हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ये बन गई हमारी सेकेंड। अब आप इसमें ये दिमाग न लगाइएगा कि अरे इतना महंगा कैसे हो सकता है, वो सवाल है, ठीक है। आप अंगूर और सेब बेचने नहीं बैठे, आपको सवाल से मतलब है सवाल को सॉल्व करना है किसी भी तरीके, ठीक है। तो सवाल जो है देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल आपको समझना है किस तरीके से भाषा को समझना है, किस तरीके से बोल रहा है, हमें किस तरीके से उस पर हम अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो हमको नंबर, क्योंकि हमें क्या होता है बोर्ड परीक्षा, ये कोई कंपटीशन की क्लास नहीं है कि आप लोग क्या कर दें केवल आंसर लिख दें, आंसर सही होगा नंबर मिल जाएगा ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें आपको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि नहीं हमारे पास इतना दिमाग है और हमने ये सब बाकायदे लिखा है। और अगर आप बाकायदे ना लिख के डायरेक्ट ये लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन नंबर भी भरपूर नहीं मिलने वाले। अगर 5 का है तो वो भी जैसा तुमने अगर उसको काम टार के दिखाया है ना, जल्दी आलसपन दिखाया, वो भी आलसपन दिखाएगा काहे में, पेन चलाने में। वो कहेगा 4 नंबर हटाओ, 1 दे दो, छोड़ो, बस। तो इसमें नुकसान आपका, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसको फ़ायदा है। क्यों है? उसको 8 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये एक कॉपी के चेक करने का मिल रहा है, वो आराम से धड़ल्ले से चेक कर रहा है, राइटिंग देखी उसने, अरे वाह हटा छोड़ो, ठीक है। तो अच्छे अंक पाने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 3.2, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में हो सकते हैं मैं करने की कोशिश करूँगा, और अगर पूरी एक्सरसाइज भी समेट सकती है तो वो भी समेटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप भी लेकिन कोशिश करेंगे घर पर लगाने, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन सारे बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से बताऊंगा थोड़ा सा मतलब घर पे भी आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक 2 क्वेश्चन केवल बताऊंगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बस, ठीक है। और बाकी जो बचते हैं वो आपको लगाने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जा सकते हैं। आप जब चैनल पे जाएंगे उसमें फेसबुक और इंस्टा की आईडी दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके आप हमसे फेसबुक पर मिल सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक दे दी जाती हैं, आप उनमें भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक था यही समाप्त होता है। धन्यवाद।